हेलो दोस्तों, मैं सी उत्तम मोदी एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली ये वीडियो जो है वो सीएमए डेटा के ऊपर है। सीएमए डेटा क्या है? सीएमए डेटा बेसिकली वो डेटा होता है जब हम लोग बैंक फंडिंग के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे हमारे प्रोजेक्शंस मांगता है, बैंक हमारे हमारे एस्टिमेट्स मांगता है। तो इस वीडियो के थ्रू बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि सीएमए डेटा बनाया कैसे जाता है और सीएमए डेटा बनाते टाइम हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो बेसिकली यूडीमी पर अपलोडेड है। यूडीमी पर ये पेड कोर्स है, तो वहां पर हम लोगों ने इसमें समझा है कि और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है सीएमए डेटा के साथ में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी जाती है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, कुछ सैंपल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हैं वो हमने वहां डिस्कस किए हैं और जो एमपीबीएफ नॉर्म्स है, स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह है वो सब वहां पर डिस्कस किया है विद द सर्टिफिकेशन। अगर आप लोग सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग यूडीमी पर अपना कोर्स जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यूट्यूब के ऊपर हम लोग समझेंगे कि सीएमए डेटा बेसिकली कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। ये वीडियो हो सकता है 2 पार्ट के अंदर हो, तो आप लोग सेकंड पार्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीएमए डेटा है उसके कंटेंट क्या क्या हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि बैलेंस शीट जो है उसको कैसे सीएमए डेटा के अंदर पुट करते हैं और कैसे उसके प्रोजेक्शंस को सेट करते हैं। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे कि सीएमए डेटा क्या है, हम लोग सीखेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और सीएमए डेटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सीएमए डेटा के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, रेशियो एनालिसिस आप लोगों को कैसे करना है और मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो है वो कितना है, और उसके बाद में हम लोग डीपी कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीएमए डेटा? सीएमए डेटा की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। मैं सिंपल वर्ड में अगर सीएमए डेटा को समझाना चाहूं तो सीएमए डेटा क्या है? सीएमए डेटा एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जिसके अंदर बैंक जो है वो आपके पास्ट एंड फ्यूचर के अप्रेज को देखकर ये डिसाइड करता है कि आपको कितनी फंडिंग देनी है, या ये कह सकते हो कि फंडिंग देने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन को वो एनालिसिस करता है। ठीक है, ये है आपका सीएमए डेटा। और वहीं अगर मैं बात करूं सीएमए डेटा की पार्ट्स की, तो सीएमए डेटा के कौन कौन से पार्ट हैं? ऑपरेशनल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड द लास्ट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ऑपरेशनल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट के अंदर एज यू नो बैलेंस शीट पोजीशन एज ऑन डेट की पोजीशन, एंड वर्किंग कैपिटल एनालिसिस के अंदर कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी रेशियो एनालिसिस। इसके अंदर बेसिकली सारे रेशियो, करंट एसेट को एनालिसिस करेंगे, करंट लाइबिलिटी को एनालिसिस करेंगे और उसके अलावा जितने भी रेशियोज हैं उन सबको एनालिसिस हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद आता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, जिसका मतलब है कि बैंक आपको मैक्सिमम कितनी फंडिंग दे सकता है आपके फाइनेंशियल को देखकर। उसके बाद अपना कंटेंट है व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या होंगे, माइलस्टोन क्या है, प्रोग्रेस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी है, वो सब चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आती है। और अगला पॉइंट हमारा है डिफरेंस क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डेटा के अंदर। ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वीडियो के अंदर अलग से डिस्कस किया है, बट मैं अगर समरी बताना चाहूं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट की डिटेल देते हैं और सीएमए डेटा के अंदर हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल फिगर, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पर फोकस करते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर फ्यूचर के प्रोजेक्शंस किस बेसिस पर किए गए एजम्पशंस, ऑल सारी चीजें हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताते हैं। सो स्टार्ट दिस जर्नी। आप सब लोगों के सामने अभी एक सीएमए डेटा का फॉर्मेट है। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि सीएमए डेटा कितने टाइम का बनाना है, हमें कैसे बनाया जाता है और सीएमए डेटा के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि सीएमए डेटा कितने साल का बनाया जाए। तो आंसर ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन योर लोन, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट। बेसिकली अगर आप लोग 5 साल का लोन ले रहे हैं तो आप लोग 5 साल का सीएमए डेटा बनाएंगे। आप लोग 7 साल का लोन ले रहे हैं तो आप लोग 7 साल का सीएमए डेटा बनाएंगे। बट जनरली हम लोग 5 साल के प्रोजेक्शन सीएमए डेटा में डालते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारे सामने एक ऑडिटेड बैलेंस शीट है अभी फिलहाल 22 की, और सीएमए डेटा का फॉर्मेट है। हम लोग यहाँ पे पहले ऑडिटेड बैलेंस शीट डाल लेते हैं। ऑडिटेड बैलेंस शीट में सेल है 8.47.7584। ठीक है, सेल हमने यहाँ पे पुट कर ली। बेसिकली हम लोग इसमें फिगर्स लैक्स में पुट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज
क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो लैक्स में बनाया गया है। बाकी अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, आपके पास जो फॉर्मेट है वो करोड़ में हो सकता है वो रुपीज में हो, तो आप उस अकॉर्डिंगली डेटा उसमें पंच करेंगे। ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में रॉ मटेरियल परचेज, अगर आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो यहाँ डाल दें इम्पोर्ट, और लोकल परचेज बेसिकली यहाँ पे आएगा। परचेज हमने किया है 571.48, 571.48 हमने यहाँ पे पंच कर दिया। फिर उसके बाद आता है हमारा स्पेयर पार्ट्स, अगर हमने यूज किया है 42.86। वैसे ही यहाँ पे अगर इंपोर्ट है तो इंपोर्ट का फिगर यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ आ जाएगा। पावर एंड फ्यूल यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 27.53। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर 36.35। अगर कोई अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में हम लोग जाएंगे तो डेप्रीशिएशन है हमारा 3.04। ठीक है, अब अगर हम लोग आते हैं आगे तो इसमें पूछ रहा है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, अगर स्टॉक इन प्रोसेस और फिनिश स्टॉक दोनों यहाँ पर पूछ रहा है बेसिकली। तो आप अपने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा पंच करेंगे। मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल देता हूँ मेरी बैलेंस शीट के हिसाब से, 230.50 का है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरा 195.70। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया है। अब मैं आता हूँ आगे। आगे मेरी बैलेंस शीट के अंदर इनडायरेक्ट इनकम है, वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। नीचे की तरफ आता हूँ तो अदर इनकम का ऑप्शन है, 1.52 का है, मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें जनरल एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो ज्यादा बाइफरकेटेड नहीं है जैसे हमारी बैलेंस शीट में होता है, जिसका रीजन ये है कि हम लोग यहाँ पे वही चीजें डालते हैं जो यहाँ पे बेसिकली बैंकर को हिट करे, बैंकर जो चीजें देखना चाहता हो या जो चीजें मेजर हो। तो अगर आप लोग इसमें चेंज करना चाहते हैं, कोई एक दो सेल ऐड करना चाहते हैं तो जरूर ऐड कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बट इसमें ये चीज जरूर देखिएगा, जो भी फॉर्मेट आपके पास है उसके अंदर एक एक शीट, एक एक सेल हो सकता है आगे किसी शीट से या सेल से लिंक दो। तो जो भी आप चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले जरूर चेंज करने पड़ेंगे आपको। तो अब मैं आता हूँ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन पर। तो एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन है 10.12, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10.12। स्टाफ की एक्सपेंसेस पे आता हूँ। स्टाफ एक्सपेंसेस है बेसिकली मेरा 35.59, 35.59। ऑल अदर जनरल एक्सपेंसेस हम लोग बाद में डालेंगे, पहले बाकी एक्सपेंसेस डाल लेते हैं क्योंकि रिमेनिंग एक्सपेंसेस सारे इसी के अंदर आएंगे। सीसी लिमिट और अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो इंटरेस्ट, मुझे पता है इसके अंदर एक बीएल चल रहा है इस बैलेंस शीट के अंदर, तो उस अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट डाल दूंगा। सीसी लिमिट कोई चल नहीं रही है, 3.69 है, तो मैं यहाँ पर 3.69 बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आता है टैक्स एक्सपेंसेस, जैसे प्रोविजन बना हुआ है इसमें, तो टैक्स एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में हम लोग यहाँ पे पंच कर देंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग जो बच गया वो हम लोग डाल देंगे इसमें अदर एक्सपेंसेस में। तो इसका जो इसमें बच गया वो हम लोग उसमें डाल देंगे। जब हम लोग देख लेते हैं एक बार हमारा बैलेंस पीएनएल मैच है कि नहीं, पीएनएल का बैलेंस जो है वो मैच है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस साल की बैलेंस शीट पर। इस साल की बैलेंस शीट मैं खोल लेता हूँ। इस साल की बैलेंस शीट हमारे सामने है। ये हमारी बैलेंस शीट है बेसिकली। ठीक है, ये 22 की बैलेंस शीट हमारे सामने, हम लोग 22 की बैलेंस शीट में शुरुआत करते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन बोरोइंग कुछ चल रहा है अभी फिलहाल, तो इसमें कोई शॉर्ट टर्म नहीं चल रहा बैलेंस शीट के हिसाब से। फिर हम लोग आगे आते हैं तो आगे ये पूछा है क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, तो हम लोग क्रेडिटर्स डाल देंगे कैपिटल गुड्स के लिए और नॉर्मल गुड्स के लिए। तो हमारे क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर हैं 122.83, 122.83। ठीक है, एडवांस पेमेंट फॉर कस्टमर, अगर कोई एडवांस पेमेंट है तो हम देख लेते हैं, ये रहा 49.37, 49.37। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा बिल्कुल है 192.92। ये बेसिकली आपका यहाँ से भी लिंक होगा कहीं ना कहीं, आप इसको चाहे तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं डिविडेंड पेबल पे। डिविडेंड वगैरह कुछ है नहीं। अदर स्टेटरी पेबल में अगर कुछ है जैसे जीएसटी पेमेंट है तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 56.25, टीडीएस जीएसटी वगैरह जो भी है।
ठीक है। उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस जो है बेसिकली अदर करंट लाइबिलिटीज जो है वो इसमें डाल देंगे 40.01। ये हो गया हमारा, और ये हो गया, मतलब बेसिकली करंट लाइबिलिटीज हमारी पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज में अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन है तो अनसिक्योर्ड लोन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और अगर अदरवाइज हम लोग ये बिजनेस, ये बाकी चीजें डालते हैं, अगर हम लोग आगे आते हैं, कोई टर्म लोन है जिसकी पेमेंट 1 साल के अंदर ड्यू नहीं है तो वो यहाँ डाल दो 154.25, ठीक है। और एक हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन है 51 lakhs का, तो वो हम लोग यहाँ पे ही डाल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे कैपिटल। तो शेयर कैपिटल, हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल डाल देते हैं हम लोग। कैपिटल हमारी 126.46, ठीक है। तो और बेसिकली इसमें ड्राइंग दिखाई हुई है कि भाई जो कस्टमर है, प्रोपराइटर है, तो उसने ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग बेसिकली इसमें माइनस हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ऐड करके इसको दिखा सकते हैं, या फिर मैं इसमें एक बार आपको समझाने के लिए इसमें डायरेक्टली डाल रहा हूँ। अदर एक्सपेंसेस की जगह मैं यहाँ पे इसका नाम ड्राइंग्स कर देता हूँ, ठीक है। ड्राइंग्स कर दिया, तो मेरा यहाँ पे कैपिटल जो है वो मैच हो गया बेसिकली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एसेट की तरफ। हमारी लाइबिलिटी साइड जो है वो पूरी मैच हो चुकी है, 637.5, ठीक है। अब आगे आते हैं कैश में। कैश बैलेंसेस कितना है हमारा, कैश एंड बैंक दोनों डालना है, तो कैश एंड बैंक दोनों हमारे पास 22.70। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो वो हम लोग डाल देंगे। हमारे पास एक एफडीआर है जिसका बैलेंस है 12.60, तो हम लोग 12.60 फिक्स डिपॉजिट डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया। उसके बाद अदर सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अगर कोई है तो हमारे पास इसमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है 21.24 का, वो भी हम लोग यहाँ पे पंच करेंगे। फिर उसके बाद आता है रिसीवेबल, यानी कि आपके बेसिकली डेटर्स, तो वो डेटर्स जो है वो यहाँ पे डालेंगे। डेटर्स का बैलेंस देख लेते हैं कितना है। डेटर्स है 195.70, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, सॉरी, डेटर का बैलेंस है 225.80, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेटर डाल दिए, मैंने यहाँ पे डेटर डाल दिए। फिर उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक 195 का ऑटोमेटिकली पीएनएल से लिंक्ड है, ये हम हमारा पंच हो चुका है। फिर उसके बाद आता है लोन एंड एडवांसेज में एडवांस टू सप्लायर भी हमारा कुछ है यहाँ पर। तो एडवांस टू सप्लायर ये रहा, एडवांस टू सप्लायर में बैलेंस है 11.79, 11.97, जो भी बैलेंस है वो हमने पंच कर दिया। फिक्स एसेट की बारी आती है, फिक्स एसेट डालना है हमें। फिक्स एसेट में ग्रॉस ब्लॉक बेसिकली हमारा 3.04 का जो है वो बेसिकली डेप्रीशिएशन है। ग्रॉस ब्लॉक जो है इस टाइम है हमारा, मैं डाल देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट में। 140.43 हमारा ग्रॉस ब्लॉक है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हमारा, बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो रह गई है, वो हम लोग इसमें पंच कर देते हैं। जैसे कि एडवांस टैक्स रह गया था हमारा, वो हम लोग डाल देते हैं, हीरा 3.13। फिर अदर करंट एसेट 6.70, ये रह गया 6.70, हमने पंच कर दिया। हमारी जो बैलेंस शीट है मैच हो गई है। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिख जाता है अदरवाइज, ठीक है। तो 1 साल का डेटा हमने पंच कर दिया है। अब हम लोग 1 साल का डेटा और पंच कर देंगे ऑडिटेड, फिर उसके बाद में हम लोग इसके प्रोजेक्शन पर जाएंगे। अब हम लोगों ने 22 की बैलेंस शीट फिल कर ली, अब हम लोग 23 की बैलेंस शीट फिल करेंगे। 23 की बैलेंस शीट मेरे सामने खुली है, वैसे ही फिल करेंगे जैसे अभी 22 की बैलेंस शीट करी है। सेल डाल देता हूँ 877.51, सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी। उसके बाद आता है हमारा परचेज। परचेज है हमारा 591.95। उसके बाद है हमारा स्पेयर पार्ट्स 58.21। पावर एंड फ्यूल डाल देते हैं हम लोग 40.81।
और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या लेबर वाले जो हैं 46.02 हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग डेप्रीशिएशन पर, तो इसके अंदर जो डेप्रीशिएशन है वो है 2.8 2.90 कह लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर आ, आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी पंच कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक जो है बेसिकली आपका वही होगा जो पिछली बार क्लोजिंग स्टॉक था, तो शीट में ही आपको ऑटोमेटिकली लिंक्ड मिलेगा। और फिर उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो है 210.10 हमने पंच कर दिया। अब आते हैं अदर इनकम पर। अदर इनकम हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे जो है हमारी 1.10। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं बाकी एक्सपेंसेस पर। एक्सपेंसेस में वही मेजर मेजर एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। वो है 10.52 एडवर्टाइजमेंट का है। स्टाफ का एक्सपेंसेस है अपना 42.71 42.71। और कोई एक्सपेंसेस है तो देख लेंगे। बैंक इंटरेस्ट है हमारा 0.35 दिस टाइम। ठीक है। फिर उसके बाद में टैक्स बचा है हमारा 10.57। अब जो बच गया रिमेनिंग वो हमारा हो जाएगा अदर जनरल एक्सपेंसेस। मैं अदर जनरल एक्सपेंसेस की टोटल कर लेता हूँ। अदर जनरल एक्सपेंसेस की टोटल मैं कर लेता हूँ। अदर जनरल एक्सपेंसेस की टोटल है हमारी 64.66। तो हमारा पी एंड एल मैच हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। ये हमारी 23 की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में खोल लेता हूँ। बैलेंस शीट की फिगर हम लोग फटाफट पुट करके आगे बढ़ते हैं। इसमें एडवांस टू सप्लायर है 19.18 एसेट में। अच्छा, हम लोग पहले लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमारे सीएमए डेटा के अंदर है। क्योंकि आज शॉर्ट टर्म फैसिलिटी अभी तक कोई है नहीं तो हम लोग क्रेडिटर पे जंप करेंगे सीधा। क्रेडिटर है 180.10। फिर एडवांस अगर कोई है तो एडवांस है हमारा 80.82। फिर उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स 10.57। ये ऊपर से लिंक आप कर सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया। अदर जीएसटी वगैरह जो है वो हम लोग इसमें डाल देंगे। और देन वी कम ऑन अदर करंट लाइबिलिटी। अगर कोई और लाइबिलिटी है तो हमारी अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर अदर एक्सपेंसेस है 93.06। यहाँ पे हमने पिछली बार अनसिक्योर्ड लोन डाले। देखिए अनसिक्योर्ड लोन जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गए और जो बिजनेस लोन था वो कस्टमर ने रीपे कर दिया, यानी वो बैलेंस शीट में नहीं आ रहा। क्योंकि ये ऑडिटेड है तो इसमें मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो भी डेटा है वो यही है। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम लोग टर्म लोन को। ये तो नहीं है अभी हमारे पास टर्म लोन बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कैपिटल पे आते हैं। कैपिटल प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उठ गया, ओपनिंग स्टॉक उठ गया है और ड्राइंग हमने इसमें डाल दी है। ठीक है, तो हमारी कैपिटल भी मैच हो गई है। अब हम आते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड में सबसे पहले हमारे सीएम डेटा के हिसाब से कैश एंड बैंक है जो है 25.23। वो हम लोग यहाँ पे पंच कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो देखिए इन्वेस्टमेंट इस बार हमारे पास फिक्स डिपॉजिट इसमें नहीं है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो है 12.39। मैं यहाँ पे पंच कर देता हूँ वो भी। इसको मैं जीरो कर देता हूँ। फिर उसके बाद में हमारा आगे आता है रिसीवेबल यानी कि डेटर्स। डेटर है 218.30। फिर उसके बाद स्टॉक ऑटोमेटिकली उठ के आएगा पीएनएल से। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने डाल दिया। एडवांस टैक्स हम लोग डाल देते हैं 5.19। और अदर एडवांसेस जो है वो डाल देते हैं 19.19। ठीक है। अब अदर करंट एसेट में कोई फिगर है तो हम लोग इसमें पंच कर देंगे। और फिक्स एसेट का फिगर है, फिक्स एसेट की फिगर हम लोग डाल देते हैं। 2.90 का हमारा डेप्रिसिएशन लगा है। ओपनिंग फिगर हम यहाँ से उठा ली 134.49। ये आ गया है। अब हमारी बैलेंस शीट में कोई 0.01 का कोई माइनर डिफरेंस है, वो राउंड ऑफ के चक्कर में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है कि हो गया हो। तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो चुकी है। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि इसको कैसे आगे के ईयर्स के प्रोजेक्टेड तैयार करने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रोजेक्शन और एस्टिमेशन जो है हमारे बुक्स में वो डालते हैं। तो बेसिकली हम लोग प्रोजेक्ट कैसे करेंगे हमारे सेल को, हमारे फाइनेंशियल्स को, ये मेजर पार्ट है।
द आंसर इज कि डिपेंड करेगा कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है। आप लोग जैसे मान लीजिए फंडिंग लेकर नई मशीनरी ला रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो नई मशीनरी से आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी और उस प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से आपकी सेल कितनी बढ़ जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सेल और प्रोजेक्शन डालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए आप एक मशीनरी ला रहे हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 20% से बढ़ जाएगी और उस प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से आपका सेल जो है वो 10 to 15% इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बेसिकली 10 to 15% जो सेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उस सेल को जो आपका बेस ईयर है, ये 23 जो है आपका बेस ईयर हो गया और इस 23 के अकॉर्डिंगली आप अपने सेल को बढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोग बेसिकली इस सीएमए डेटा के अंदर 23 को बेस ईयर लेते हुए मैं इसमें दो फैसिलिटी बैंक से लूंगा, एक टर्म लोन लूंगा और एक मैं लूंगा वर्किंग कैपिटल लिमिट। वर्किंग कैपिटल लिमिट क्या होता है? बेसिकली जो हमारे डे टू डे काम की जो पैसा चाहिए होता है डे टू डे काम में, वो पैसा हमें कहीं ना कहीं फंडिंग हम लोग बैंक से लेते हैं, दैट्स वर्किंग कैपिटल लिमिट। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। रेशियोज के लिए मैं पूरी प्रॉपर एक क्लास इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग प्रॉपर पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा। अ, और हमारे बिजनेस के अंदर मैं इसमें एक टर्म लोन और लूंगा ताकि अलग से हमें सीएमए डेटा ना बनाना पड़े, आप और आप इसी में सीख जाएं कि सीएमए डेटा टर्म लोन के केस में कैसे काम करेगा। तो मैं इसमें टर्म लोन भी लूंगा और वर्किंग कैपिटल भी लूंगा। मैं इसमें बैंक में अप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल 80 लाख रुपीज एज वर्किंग कैपिटल लिमिट एंड 20 लाख रुपीज फॉर टर्म लोन। वो टर्म लोन मेरा जो है बेसिकली मशीनरी को रिप्लेस करेगा, जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसको रिप्लेस करेगा या एग्जिस्टिंग मशीन है उसके एडिशन में आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं 5% के हिसाब से ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी, मेरी सेल जो है ओवरऑल 5% इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा मेरा मैनेजमेंट का कहना है। ठीक है, ये चीज कि सेल कितनी इंक्रीज होगी या कितना हम लोग आगे के फ्यूचर में प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है, कुछ परसेंटेज जो है आप बेस डेटा के ऊपर मैनेजमेंट से डिस्कस करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इतने परसेंटेज इंक्रीज हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि हमारा जो है 5% सेल नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीमेंट जो है वो 5% हमारा रहेगा। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो अलग से है ही। हम अप्लाई कर रहे हैं 80 लाख रुपीज फॉर वर्किंग कैपिटल, 20 लाख रुपीज फॉर टर्म लोन। तो हम लोग 5% इंक्रीज मानकर चलेंगे। 5% इंक्रीज के हिसाब से मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, मेरी सेल आगे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। मेरी सेल यहाँ पर आ गई। अब मैं परचेज पर आता हूँ। ठीक है, मेरी परचेज भी यहाँ पर सेट हो गई है। आगे बढ़ता हूं मैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस भी सेल के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं चलते जाएंगे। ये देखो, अब ये यहाँ पर क्या है? बेसिकली सेल से कंपेयर रेशियो है। ये देखो, सेल के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं हमारे रेशियो सेम है या बहुत माइनर चेंजेस हो रहा है, क्योंकि हमारा सेल 5% बढ़ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, रेशियो ऐसा ना हो कि ज्यादा बढ़ जाए, खर्चे बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाए या खर्चे बिल्कुल कम हो जाए। क्योंकि क्या होगा, खर्चे बिल्कुल कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी तभी खर्चे कम होंगे, हम लोग आउटपुट कम दे रहे होंगे तभी कम होंगे। तो बैंकर बेसिकली ये सब सब चीजें देखता है कि जो रेशियोज है वो पैरेलल सेम लाइन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो होगा ही होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमारा आया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग डाल देते हैं। वही हम लोग मान के चलते हैं कि स्टॉक भी हमारा 5% से बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाकी एक्सपेंसेस के ऊपर आते हैं। हमारे एक्सपेंसेस भी यहाँ पे आ गए हैं। अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और अदर लोन्स। जो भी इंटरेस्ट है बेसिकली, ये इंटरेस्ट जो है वो हमारा था जो हमारा अनसिक्योर्ड लोन चल रहा था बैलेंस शीट के अंदर, ये यहाँ पे जो हमने डाला था, जो अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है रिलेटेड पार्टी का, वही है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि आगे के सालों में ये चीज जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। अगर होने वाली है तो आपको उस अकॉर्डिंग इफेक्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, होने वाली है तो ये आप अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग इफेक्ट डालेंगे, नहीं होने वाली है तो फिर आप लोग इसको कांस्टेंट रखेंगे। तो मैं इसको फिलहाल के लिए आ, कुछ सालों में कांस्टेंट रख लेता हूँ। ठीक है, आगे के ईयर में मैं चेंज करके आपको बता देता हूँ, बता दूंगा कि भाई इसको आपको कैसे मैनेज करना है। ये भी अनसिक्योर्ड लोन है, ये हमारा चलता रहेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक मेरा सेम चलेगा, उसके बाद में मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो आई विल रीपे
फ्यू अमाउंट्स, ठीक है, मैं समथिंग समथिंग 16 लाख रुपए समथिंग पे कर दूंगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं हर सिनेरियो को एक ही सीएमए डेटा में लेके चलूंगा, ठीक है। अब मैं आता हूं मेरे इंटरेस्ट पर। तो जब इंटरेस्ट भी मैं कहीं ना कहीं सेम रखूंगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार शीट को। फिर उसके बाद आता है, अब जब वर्किंग कैपिटल लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है। मैं 80 लाख रुपए अप्लाई अप्लाई कर रहा हूँ, तो 80 लाख पे मैं मान के चलता हूँ 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 7.2। सीसी लिमिट का इंटरेस्ट 7.2 हो गया मेरा, ठीक है। ये हो गया। अब आता है हमारा टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है। अब जब हम लोग टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट डालेंगे तो इसके लिए क्या है, मैंने पहले एक वर्किंग बना ली है। 20 लाख रुपए का हम लोग जब लोन ले रहे हैं, तो हम लोग 20 लाख का लोन 5 साल के लिए ले रहे हैं। तो इसमें आप ईएमआई कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं गूगल का, या फिर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली। मैं ले रहा हूँ 20 लाख रुपए 5 साल के लिए 10% रेट पर टर्म लोन में। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ये शेड्यूल ऐसा कुछ बनता है, प्रिंसिपल इतना, इंटरेस्ट इतना। आप लोग इस सब चीजों को गूगल से भी डाल सकते हैं, या फिर इस शीट के अंदर आप लोग पंच कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं टर्म लोन का इंटरेस्ट जो है वो लेता हूँ कि टर्म लोन का कितना इंटरेस्ट इस साल में चला जाएगा 24 में। जो मैंने बैंक से 20 लाख का लिया है, इंटरेस्ट कंपोनेंट हो गया मेरा ये वाला। मैं इसे डायरेक्ट लिंक कर देता हूँ ताकि कोई गलती ना रह जाए। अगले साल में कितना आएगा, मैं अगले साल का भी लिंक कर देता हूँ। मैंने 5 साल का शेड्यूल इसमें बना लिया है। और उससे अगले साल का अगर मैं बात करूं तो ये आ गया। फिर उससे अगले साल का अगर मैं बात करूं तो ये आ गया। और देन लास्ट ईयर का ये जो बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो डायरेक्ट लिंक कर रहा हूँ, वो कुछ इस टाइप का है कि आप लोग खुद भी बना सकते हैं। जो लोन अमाउंट डाला, लोन अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट और टोटल ईएमआई, नंबर ऑफ ईएमआई के हिसाब से आपका एक ईएमआई का, हर ईएमआई का बेसिकली अमाउंट आ जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट आप अलग कर सकते हैं। ये आप चाहें तो गूगल पे लिख के इंटरेस्ट कैलकुलेटर लिख के सर्च कर सकते हैं, वो आपको पूरा शेड्यूल भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म लोन का इंटरेस्ट भी हमारा फीड हो गया है। अब हम आते हैं अदर इंटरेस्ट पर। अदर इंटरेस्ट के अंदर ये हमारा बीएल का इंटरेस्ट था, बेसिकली जो अनसिक्योर्ड लोन हमने ले रखे थे उसका इंटरेस्ट था, ठीक है। अब अनसिक्योर्ड लोन जो थे हमारे, वो हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखे थे, और यहाँ पर बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन हम लोग रीपे करेंगे। जब अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पर रीपे करेंगे, ये जो आप सोच रहे होंगे ये फिगरे कहाँ से है, ये फिगरे बेसिकली इंटरेस्ट जो शेड्यूल मैंने बना रखा है वहां से ऑटोपुट हो गई है। जब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये भी डिस्कस कर लेंगे। अनसिक्योर्ड लोन मैं ये मानता हूँ कि भाई 2027 के अंदर मैं कुछ अमाउंट रीपे कर दूंगा, 5 साल के बाद में जैसे मैं कुछ अमाउंट रीपे कर दूंगा, जैसे मैंने ले रखा है 2027 तक। मैं यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ 16 लाख रुपए समथिंग रीपे भी कर दूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। यहाँ पे 6.81 मैं मान के चलता हूँ 2027 के एंड में मैं अमाउंट रीपे करूंगा, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है सिक्योर लोन पर 12% के हिसाब से। जब 12% के हिसाब से ये इंटरेस्ट लग रहा है, अब हमारा जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम हो जाएगा तो ये इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो मैं ये इंटरेस्ट जो है वो मैं कम कर देता हूँ। ये इंटरेस्ट आएगा मेरा 4.89 अकॉर्डिंग टू दिस आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर। ये जो अमाउंट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसमें डेप्रीशिएशन अभी नहीं डाला है, डेप्रीशिएशन का कंपोनेंट भी मैं आपको बता दूंगा, बट पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि आगे और कौन कौन से खर्चे रह गए। इंटरेस्ट कंपोनेंट हमारा हो गया है, ठीक है। सीसी लिमिट का इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि 80 लाख पर 9% के हिसाब से मैं यहाँ इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। अदर इनकम को मैं कांस्टेंट रख लेता हूँ कि इतनी अदर इनकम मेरी रहेगी, जो भी अदर इनकम है, ठीक है। और टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारा एक रह गया डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक एवरेज रेट के हिसाब से आप लोग डेप्रीशिएशन लगा लीजिए, ठीक है। डेप्रीशिएशन हमेशा कम होता है अगर सेम एसेट है तो, ठीक है। तो मैं कम कर देता हूँ, मैं एवरेज रेट के हिसाब से लगा लेता हूँ। आप जब एसएलएम या फिर डब्ल्यूडीवी जो भी मेथड फॉलो करते हैं उसके हिसाब से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप एक चीज ये देखिए
कि मैं जब डेप्रिसिएशन ले रहा हूं तो मैंने नई मशीनरी भी ली है, ठीक है, नई मशीनरी ली है, तो नई मशीनरी मेरी पुट टू यूज मान लीजिए 2025 से पुट टू यूज में आ रही है, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन जब लगेगा तो मेरी मशीनरी है कितने की, 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए पे मैं एवरेज 15% डेप्रिसिएशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए पे 3 लाख रुपए जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। और आगे फॉरवर्ड ये होता जाएगा, उसी अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। तो ये हमारा पीएल जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है फिलहाल के लिए। बाकी अगर कोई एडजस्टमेंट करने पड़े तो वो एडजस्टमेंट हम लोग आगे कर लेंगे। अगर हम एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप हमारा पीएल देखिए, इस पीएल में आपको कुछ कमी दिखेगी। एक बार आप देखिए, मैं बताता हूँ, नहीं तो यहीं पर इसी स्क्रीन में कहीं ना कहीं आपको कमी दिख जाएगी। ये देखिए, मैं बताता हूँ, जैसे ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग है हमारा, ठीक है। जो 23 की बैलेंस शीट है उससे रिड्यूस हो रहा है, तो हमारी इनकम कहीं ना कहीं कम है। या तो हम लोग सेल की फिगर को बढ़ाएं, या फिर हम लोग क्या करें कि कुछ कॉस्ट कम करें या क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तब जाके ये फिगर एडजस्टमेंट हो जाएगी। सेल की फिगर बढ़ाना थोड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 5% का वो जो है मार्जिन लिया है कि भाई 5% हमारी सेल बढ़ जाएगी। या तो कॉस्ट कम करें, सॉरी, या तो कॉस्ट कम करें या फिर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देते हैं, एक बार क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के देखते हैं। हमारा क्लोजिंग स्टॉक अभी है 220, इसको 240 कर देते हैं एक बार, देखते हैं प्रॉफिट एडजस्ट हो रहा है क्या। प्रॉफिट एडजस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ईयर में देखते हैं, उससे पहले एक बार हम लोग रेशियोज की तरफ देखते हैं। तो हमारा होल्डिंग पीरियड क्या है, होल्डिंग पीरियड 87 डेज था 23 में, जो कि 24 में हमारा 95 डेज हो गया है। होल्डिंग पीरियड क्या है बेसिकली, कि इतना मिनिमम स्टॉक हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो 95 डेज इज ओके, नो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमारी सेल बढ़ रही है तो हमें थोड़ा सा स्टॉक भी ज्यादा होल्ड करना पड़ रहा है, तो ये जस्टिफिकेशन दी जा सकती है। अब हम आगे के ईयर में देखते हैं, आगे के ईयर में अगर हम देखते हैं तो 1.81 आ रहा है अभी प्रॉफिट, जिसको थोड़ा सा बढ़ाना है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के देखते हैं क्या रहता है। क्लोजिंग स्टॉक 270 अगर मैं करके देखूं तो भी कहीं ना कहीं ये हुआ नहीं है, और हमारा जो पीरियड है वो भी बढ़ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ हम लोग यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। फिर हमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कॉस्ट के साथ छेड़छाड़ करनी है। कॉस्ट के साथ छेड़छाड़ करनी है तो हम लोग कॉस्ट को कहीं ना कहीं एक बार कम करके देखते हैं। इसको 630 करके देख लेते हैं, 630.10 कर लिया, मतलब राउंड ऑफ फिगर नहीं रखेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रख देंगे। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया कहीं ना कहीं। अब इसका एडजस्टमेंट होने से देखिए, आप अगले साल में ना पूरे, मतलब पांचों फाइनेंशियल ईयर अब हमारे एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है। और अगर हम होल्डिंग पीरियड की तरफ नजर देखें कि कितना होल्डिंग पीरियड है हमारा स्टॉक का, तो सेम रह रहा है, प्रोजेक्शन ईयर में सेम है। इट मीन्स कि हम लोग हैं जो 5% इंक्रीज कर रहे हैं सेल में, और लगभग 95 दिन का हम लोग स्टॉक भी होल्ड रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे बैलेंस शीट कंपोनेंट पर। पीएनएल हमारा खत्म हो चुका है, अब हम बैलेंस शीट कंपोनेंट पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम लाइबिलिटी पोर्शन में ऊपर की तरफ आते हैं। ऊपर की तरफ जब आते हैं तो हमने फैसिलिटी क्या अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वी आर अप्लाइंग फॉर 80 lakhs एज वर्किंग कैपिटल लिमिट। वर्किंग कैपिटल लिमिट एप्लीकेंट बैंक के साथ, अगर कोई देखिए यहाँ पर आप जितना, अगर आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो आ जाएगा एप्लीकेंट बैंक के साथ, ठीक है। प्लस अगर कोई चल रही हो लिमिट तो भी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। आइए, अभी कुछ नहीं चल रहा, अभी ये 80 लाख रुपए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब एक ले रहे हैं हम लोग टर्म लोन बेसिकली। तो अब वो टर्म लोन देखते हैं हम लोग, जैसे जो शीट है बेसिकली ईएमआई की, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है एज आई सेड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डाल देंगे शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग होगी, मतलब जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन में जो नेक्स्ट ईयर 1 साल के अंदर पे होने वाला अमाउंट होता है, ठीक है, वो यहाँ जाता है। तो नेक्स्ट ईयर में जो अमाउंट पे होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, ये यहाँ आ गया। ऐसे ही हम लोग सारे साल का डाल देंगे। देखिए यहाँ पर अमाउंट आएगी जो नेक्स्ट ईयर में पे होने वाली है, वो अमाउंट आएगी, ठीक है, ना कि जो हम पे कर चुके हैं वो। इसलिए मैं, आप देख रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट ईयर की ईएमआई जो है, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो गया। फिर यहाँ पर ये देखिए, एक और जो ये है, ये लिंक है सीधा मेरे नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस से, या कह सकते हो इस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से, ठीक है। तो अब हम टर्म लोन और हमने बेसिकली फैसिलिटी जो है वो पूरी डाल दी है, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं क्रेडिटर्स पे। तो क्रेडिटर को हम लोग पे करते हैं 1.05 कर दूं, क्योंकि हम लोग 1.05 पे ही चल रहे हैं। जी नहीं, देखिए हम लोग बैंक से पैसा उठा रहे हैं तो उसका यूज कहाँ करेंगे? या तो माल खरीद सकते हैं, या एडवांस दे सकते हैं, या क्रेडिटर को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे हैं हम लोग जो पैसा ले रहे हैं कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे तो हम लोग क्रेडिटर को बेसिकली पेमेंट करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी माल जो है वो कैश में ही खरीदेंगे, या मतलब क्रेडिट पीरियड जो है वो कम लेंगे। ठीक है, जिससे क्या है कि हम लोगों को बेनिफिट मिल पाएगा। किस चीज का बेनिफिट? भाई अर्ली पेमेंट करते हैं या कैश डिस्काउंट वगैरह जो है वो सब चीजें हमें मिल पाएगी। तो इसलिए हम लोग वर्किंग कैपिटल का जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई हम लोग वर्किंग कैपिटल क्यों ले रहे हैं, डेटर क्रेडिटर साइकिल वगैरह जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग आगे एडवांस पेमेंट फॉर कस्टमर। एडवांस पेमेंट फॉर कस्टमर पर अगर आते हैं तो हम लोग इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे एज ऑल फैक्टर्स। ठीक है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे आते हैं अदर स्टेचुटरी लाइबिलिटीज पे। स्टेचुटरी लाइबिलिटीज भी हम लोग उसी फैक्टर पे 5% पे चलाएंगे। 5% पे हमने स्टेचुटरी लाइबिलिटीज भी दे दी। अब आप ये देखिए, ये जो रेशियोज है बेसिकली परसेंटेज वाइज वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। बेसिकली कहने का मतलब कि हर साल हम लोग बराबर ग्रोथ लेके अभी फिलहाल चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर करंट लाइबिलिटी में आते हैं, वही सेम 1.05 से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आते हैं लॉन्ग टर्म लोन का जो अमाउंट है। ठीक है, अब ये अमाउंट बेसिकली यहाँ पे जो अमाउंट है, ये अमाउंट वो होता है जो लॉन्ग टर्म में पेबल है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन है उसका 1 साल वाला जो अमाउंट बच गया वो तो यहाँ पेमेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा अमाउंट बेसिकली। यहाँ पे ये अमाउंट गलत लिंक है, मैं इसको सही लिंक कर देता हूँ, क्योंकि 1 साल की ईएमआई तो ऑलरेडी जा चुकी होगी। तो ये पेमेंट आएगा आपका ये वाला। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हम लोग इतना अमाउंट जो है ये अमाउंट तो इस साल में पे कर चुके हैं ना। ये वाला अमाउंट देखिए, ये वाला अमाउंट तो 23-24 में हम लोग पे कर चुके हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रहेगा टोटल 16.75। दैट्स इट। ठीक है, तो 16.75 है। तो हम लोग 16.75, ये देखो ये आ गया 16.75 यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग तो 16.75 से होगी ना। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे के ईयर्स में हम लोग इसको कर देंगे, सेटिंग कर देंगे, मतलब लिंक कर देंगे। ठीक है, फिर इस साल तक आते आते इसका 1.48 बच जाएगा, जो कि वो इस साल में पे कर देगा, और इस साल में इसका लोन पूरा हो जाएगा। मतलब कि 27 में 4.83 लाख बचेगा, जो कि 28 में पे हो जाएगा। तो 5 साल का बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक ये जो मैं ब्रेकअप बोल रहा हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो लोग कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं उनको प्रॉपरली चीज समझ आती है कि कैसे हम लोग एक लोन को, लॉन्ग टर्म लोन को शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। लॉन्ग टर्म लोन को बेसिकली हम लोग 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। लाइबिलिटीज उस लोन के अगेंस्ट में जो अगले 1 साल में पे होने वाली है, दैट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लाइक दिस 3.59। एंड जो 1 साल के बाद पे होने वाली है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में कंसिडर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली क्लोजिंग से ओपनिंग आ जाती है, और ये प्रॉफिट से P&L से लिंक है। ड्राइंग हमने कंस्टेंट रखी है कि भाई 6 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा है हमारा बोरोवर हर साल, तो वो आगे भी 6 लाख रुपए एज ए ड्राइंग विड्रॉ करता रहेगा। ठीक है, ये आप बोरोवर से पूछ कर उस अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कैश, वही कैश को भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ठीक है, कैश हम ज्यादा नहीं मेंटेन करेंगे अनटिल अनलेस हमारी रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, नॉर्मल कैश मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास यहाँ पे कोई डिपॉजिट नहीं है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो हम लोग इसको कांस्टेंट रख रहे हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हो सकता है ये रेंट का डिपॉजिट हो सकता है ये जीएसटी डिपॉजिट हो, किसी भी टाइप का डिपॉजिट है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्यूचर में कोई हमें कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है और हमें ये बात सर्टेनली पता है, तो हम लोग उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं। आगे आता है सन्डे डेटर्स। तो डेटर्स को हम लोग 5% से बढ़ा देते हैं एक बार, जैसे बाकी सारे फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारा वहां से उठ के आया हुआ है P&L से। फिर उसके बाद आता है एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर को भी एक बार 5% से बढ़ा देते हैं। और फिर
एडवांस टैक्स को भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ा दिया और अदर करंट एसेट्स को भी 5% से बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमारी बैलेंस शीट ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इसमें ग्रॉस ब्लॉक हमने अभी तक नहीं डाला, मतलब डाला हुआ है बेसिकली, बट हमने, आपको पता होगा, 20 लाख रुपए लिया था फंड फिक्स एसेट को एडिशन के लिए, तो वो भी यहाँ पे हमने डाल दिया 20 लाख रुपए, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोग ऊपर कंसिडर कर चुके हैं। लेकिन अब आप एक चीज देखिएगा, मैंने जो डेप्रिसिएशन कंसिडर किया वो नेक्स्ट ईयर किया, ठीक है, और मैं फिक्स एसेट में एडिशन इस साल कर रहा हूं। तो मैं क्या अजम्पशन लेके चल रहा हूं यहाँ पर, मैं चीजों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजों को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे एक अजम्पशन मैंने और ली कि मेरा लोन इस साल आ जाएगा, मेरी मशीनरी इस साल आना शुरू हो जाएगी, बट वो मशीनरी जो है, यूज जो है, वो मेरी नेक्स्ट ईयर से होगी। तो आप लोगों को पता होगा डेप्रीशिएशन पुट टू यूज के अकॉर्डिंग लगता है। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूं कि मेरी मशीनरी अगले साल से यूज होना शुरू होगी, तो डेप्रीशिएशन तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूं, यहाँ पर लगा रहा हूं अगले साल से, बट मैं जो मशीनरी को बुक्स में ला रहा हूं, ठीक है, या फिर जो मशीनरी का रिपेमेंट है वो इस साल शुरू कर रहा हूं, क्योंकि बैंक वाला थोड़ी ना रुकेगा, बैंक का रिपेमेंट मेरा शुरू हो जाएगा, मशीनरी मेरी आ जाएगी, बट पुट टू यूज वो नेक्स्ट ईयर से होगी, इसलिए डेप्रीशिएशन भी मैंने नेक्स्ट ईयर से लिया है। अगर आप लोगों के केस में क्या होगा कि आप लोग सेम ईयर से ले लेंगे, ठीक है, अगर नई मशीन नहीं है तो नॉर्मल डेप चलता रहेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं मेरी मशीनरी जो ईयर एंड तक पूरी आएगी और अगले साल से यूज होनी शुरू होगी, इसलिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बड़े प्रोजेक्ट के अंदर भी बेसिकली मशीन को आने में टाइम लगता है, तो पुट यूज हो सकता है शिफ्ट हो जाए आगे के टाइम में, यानी आगे के साल में, तो हम लोग उस अकॉर्डिंग ही डेप ले रहे हैं, ठीक है। बट आप लोगों को चीज का ध्यान रखना है कि मशीनरी पुट टू यूज होगी नहीं होगी, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे फिगर लेना है और मशीनरी वगैरह ग्रॉस ब्लॉक में जो भी एडिशन करना है वो करना है। अब ये बैलेंस शीट हमने फीड कर दी, अब हमारा कुछ यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इस डिफरेंस को बेसिकली हमें देखना है। इस डिफरेंस को देखने के लिए हमें पहले ये देख लेते हैं अपन कि रेशियो क्या है। करंट रेशियो हमारा थोड़ा कम आ रहा है, करंट रेशियो है इंप्रूविंग, बट करंट रेशियो, स्टैंडर्ड करंट रेशियो है 1.33। तो ट्राई कीजिए कि आपका करंट रेशियो जो है वो हमेशा 1.33 से ऊपर रहे, ठीक है। अब इस डिफरेंस को मिटिगेट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे हम लोग इससे इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लाइबिलिटी से शुरू होते हैं। इस साल में देखिए, ये जो ईयर है, बेस ईयर के जो सपोर्ट वाला ईयर है, सॉरी नेक्स्ट ईयर है, मतलब जो चल रहा है ईयर, उसका जब आप प्रोजेक्शन बनाएंगे, यानी आपके प्रोजेक्शन का या एस्टिमेशन का पहला ईयर है, उसके डिफरेंसेस को मिटिगेट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। देखिए, अब जैसे यहाँ पे 88 का डिफरेंस है, 98 का डिफरेंस है, यहाँ पे 80 का है, यहाँ 80 का कर दिया तो सारे डिफरेंसेस कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि यहाँ हम लोग फंडिंग ले रहे हैं और फंडिंग को यूटिलाइजेशन दिखाना है हमें, तो फंडिंग का यूटिलाइजेशन दिखाना है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो उसी को सेट करना है, रेशियो सारे देखने हैं। अभी हमारे रेशियोज, करंट रेशियो हमने देख लिया, इन्वेंट्री का रेशियो ये देखो कांस्टेंट है, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है 95 डेज का, और क्रेडिटर कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डेटर कांस्टेंट 90 दिन के आसपास चल रहा है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ा लें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं कहाँ पे इन सब चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग लाइबिलिटी से शुरू होते हैं। क्रेडिटर बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी कम कर दिया है, तो क्रेडिटर में कोई दिक्कत नहीं है। अब एडवांस पेमेंट, एक तो ये पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ जहां जहां हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग फिर हम लोग चेंजेस करके देख लेंगे। प्रोविजन में क्योंकि ऊपर से उठ के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अदर स्टेचुटरी लाइबिलिटीज रहने देते हैं क्योंकि ये बेसिकली सिमिलर चल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा चेंज। अदर करंट लाइबिलिटी में चेंज किया जा सकता है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि आउटसाइडेड लाइबिलिटी है। यहाँ पे ये हमने 40.70 में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास इस साल में पैसा आ जाएगा और हम थोड़ा सा रीपेमेंट भी कर देंगे। 16 लाख के आसपास का हमने रीपेमेंट बताया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है। टर्म लोन यहाँ एडजस्टमेंट नहीं होगी, कैपिटल में नहीं हो सकती, कैश में एडजस्ट कर सकते हैं कुछ पैसा हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें नहीं हो सकती क्योंकि कांस्टेंट लिया है हमने। डेटर में अगर हम लोग फिगर बढ़ाते या घटाते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा डेज पर, तो हमें देखना पड़ेगा कि डेज पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज करेंगे।
ठीक है। स्टॉक हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पीएनएल से उठ के आया फिगर, अगर स्टॉक चेंज करेंगे तो हमें अपना प्रॉफिट और चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पीएनएल ऑलरेडी सेट है, क्योंकि हमारे पीएनएल के अंदर जो फिगर्स है, प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग मेथड में है। ठीक है, डिप नहीं है, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि इसको ना छेड़ें, अदरवाइज फिर हम लोग पीएनएल पे मूव करेंगे अगर हमें कुछ चेंज करना पड़ा तो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एडवांस टू सप्लायर, इसको चेंज किया जा सकता है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस को रहने देते हैं क्योंकि ये लगभग इसी से लिंक्ड है, 5%, तो रहने देते हैं क्योंकि पिछले साल भी हमने इतना ही किया था। अब आता है अदर करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसमें चेंज किया जाए। अब हम चेंज करते हैं एडवांस पेमेंट टू कस्टमर। एक बार अदर करंट लाइबिलिटी है ना, हम लोग इसमें चेंज करके देखते हैं कि इसमें कितना कर सकते हैं। हम लोग इसको कर देते हैं 55 के आसपास। 55 कर दिया। 55 बेसिकली हम लोग ये कहेंगे फंड लेंगे और हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज खड़ी है। ठीक है, कुछ ड्यूज हैं वो पेमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, करंट लाइबिलिटी डाउन होगी तो हमारा करंट रेशियो भी इंप्रूव होगा। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली 55 कर देते हैं, और 55 करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहीं चेंज नहीं कर सकते, कैश में बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो डाल देंगे। डेटर में हम लोग एक बार कोशिश कर रहे हैं कि ना चेंज करें, बट अगर करना पड़ा तो वी विल डू इट डेफिनेटली। एडवांस टू सप्लायर, ठीक है, अब भाई हम लोग पैसा लेंगे, पैसा लेंगे तो फिर पैसा सप्लायर को भी तो देंगे। ठीक है, मतलब ताकि हमें कैश डिस्काउंट मिल पाए। एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं अगर हम, तो हमें कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, और अदर बेनिफिट भी मिलेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग भाई इसमें भी पैसा डालेंगे, सप्लायर को भी एडवांस देंगे क्योंकि हमें कुछ टेंडर उठाने या मतलब जो भी जस्टिफिकेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको 30 से बढ़ा देता हूँ। टैक्सेस को मैं नहीं छेड़ता। अब अगर बच गया 8.10 मेरा बच गया। और करंट रेशियो आप मेरा देखो, तो करंट रेशियो मेरा इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, इंप्रूव हो रहा है करंट रेशियो मेरा। मैं यहां पर भी आ, कर दूं तो मेरा, ठीक है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, कैश में थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूं, मैं जो भी बचा वो कैश में एडजस्ट कर देता हूँ। 3.10 है, मैं कैश में एडजस्ट कर देता हूँ पहले। इसको 55 ना करके मैं इसको राउंड ऑफ में ना करके मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ, ताकि वो थोड़ा अजीब ना लगे, राउंड ऑफ फिगर ना लगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा उस टाइप से चेंज कर देता हूँ। जो डिफरेंस बच गया वो मैं कैश में एडजस्ट कर देता हूँ, 2.12। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। अब मेरा करंट रेशियो जो है 1.33 आ चुका है, कोई इशू नहीं है। और मेरी बैलेंस शीट भी टैली है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया तो आप देखो अगले सालों में अपने आप मेरा एडजस्टमेंट हो गया है। अंडरस्टूड? ठीक है, मैंने जो हाईलाइट किया था वो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ, जस्ट बिकॉज हमने हाईलाइट किया था कि हम कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब मेरा डिफरेंस बचा 3.69 का। 3.69 का जो डिफरेंस है, मैं कहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ? मैं कैश में एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कैश में एडजस्ट कर देता हूँ 3.69 को, 31.57 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और अब देखते हैं क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5.57 का मेरा यहाँ पर डिफरेंस रह जाता है। 5.57 का डिफरेंस रह जाता है, वो भी मैं कैश के साथ एडजस्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी एडजस्ट हो गया। 8.78 यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंस कैश मेरा 29.05 हो रहा है। तो मैं कम ना करके मैं कैश को उतना ही रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम लोग जस्टिफिकेशन ये देंगे कि भाई कैश तो मैं लगभग इतना चाहिए, तो मैं किसी और एसेट में इसको एडजस्ट कर देता हूँ। 8.78 जो है मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ कि भाई अदर कर एडवांस को बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ पे एडवांस को मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, 4 से मैंने एडवांस, सॉरी, मेरे को यहाँ पे बढ़ाने की जगह कम करना है, तो मैं करंट लाइबिलिटी में देखता हूँ, कहीं पे करंट लाइबिलिटी में मैं
एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? करंट लाइबिलिटी में मैं एडजस्टमेंट देखता हूँ मैं करंट लाइबिलिटी में। मैं स्टेचुटरी लाइबिलिटीज बढ़ा दूं। एज आई सेड कि थोड़ा बहुत चेंज स्टेचुटरी लाइबिलिटीज में हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार स्टेचुटरी लाइबिलिटी बढ़ा के देखता हूँ क्या इम्पेक्ट रहता है मेरा। 5.78 का एडजस्टमेंट और करना है। मैं इसमें मैं अदर करंट लाइबिलिटी में ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, मैं अदर करंट एसेट में कम करके देखता हूँ फिर। कहीं में बस मेरे को ये देखते रहना है मेरा करंट रेशियो जो है वो 1.33 से नीचे ना जाए। ठीक है, तो मैं एक बार मेरा जो ये फिगर है, इसमें मैं थोड़ा एक या दो कम कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं 1.5 कम कर देता हूँ। 2.28 बच गया। 2.28 में मैं लाइबिलिटी में कुछ बढ़ा देता हूँ बेसिकली। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी कैलकुलेशन और एजम्पशन के बेसिस पर ही चल रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं बढ़ा सकता, सॉरी। ये बढ़ाना है। बस आप लोग ये देखते रहना, इसमें जब भी आप लोग इसमें हिट एंड ट्रायल करें, एक तो आपका रेशियो कम ना हो, प्रॉफिट कंटिन्यू, और ये जो साइड में कैलकुलेशन है सेल से कंपेयर करके, ये ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। 1-2% का डिफरेंस चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो फिगर्स जो है वो चेंज होती रहेगी, उसमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी पड़ता है तो हम लोग वो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा चेंजेस कहीं नहीं है, माइनर माइनर चेंजेस है। अब मेरा 2025 तक पूरा 27 तक सेट हो चुका है। 28 में 11 लाख समथिंग का है। वो मैं चाहूं तो क्लोजिंग कैश में दिखा सकता हूँ, कैश में दिखा के भी एंड कर सकता हूं मैं। जस्ट बिकॉज भाई हम ये कहेंगे कि हमारा लोन पूरा हो जाएगा सारा, तो हमारे पास कैश बचना शुरू हो जाएगा। कैश बचना शुरू हो जाएगा तो कैश पड़ा रहेगा बैंक में, कोई दिक्कत नहीं है। 49.62 मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये हमारा बेसिकली डेटा जो है वो रेडी है। ठीक है, ये हमारा सीएमए डेटा का ऑपरेशनल सीट जिसे हम कहते हैं वो रेडी है। ऑपरेशनल सीट में हमने बेसिकली क्या क्या देखा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले 2 साल का डेटा पंच कर लिया जो ऑडिटेड था मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस किया कि भाई हम लोग क्या क्या फैसिलिटी ले रहे हैं बैंक से। ठीक है, और उसका इम्पेक्ट हमारे प्रोडक्शन पर, हमारी सेल पर क्या होगा। सो आई एज्यूम कि मेरा जो सेल है वो 5% से बढ़ जाएगा, जो अभी 3.5% के आसपास चल रहा है। ठीक है, 5% के सारे फैक्टर लेके मैंने सारे खर्चे और कॉस्ट वगैरह को उस अकॉर्डिंगली मैनेज कर लिया। देन मैंने ये देखा कि मेरा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीजिंग ना हो कभी भी। देखिए मेरे प्रॉफिट का जो रेशियो है वो हमेशा इंक्रीजिंग है, प्रॉफिट डिक्रीजिंग ना हो कभी। मेरा प्रॉफिट डिक्रीजिंग था तो मैंने क्या करा, स्टॉक में थोड़ा एडजस्टमेंट करा। ठीक है, खर्चों में थोड़ा एडजस्टमेंट करा, परचेज में थोड़ा एडजस्टमेंट करा। ठीक है, तो बेसिकली ये वो एडजस्टमेंट की जगह है जो इजीली एडजस्टेबल है। और ये देखो उसकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, 1-1, 2-2% का इंपैक्ट है जो एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो खर्चे अगर मेरे देखो, आप स्टॉक भी देखो तो स्टॉक भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। ठीक है, स्टॉक अगर आपको देखना है, ये देखिए स्टॉक अगर मैं देखूं, ये देखो भाई यहां तक तो ऑडिटेड था, मैं छेड़ ही नहीं सकता था। फिर यहां आता हूं, यहां से थोड़ा बढ़ गया, 24 में बढ़ गया। ठीक है, तो 24 में बढ़ गया, इसका जस्टिफिकेशन ये हो जाता है कि भाई हम लोग काम बढ़ा रहे हैं तो स्टॉक का पीरियड भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल कहीं ना कहीं थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, माइनर सा बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे आते हैं, हमारा ये हो गया पीएनएल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था सीएमए का। उसके बाद हम आए बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में हमने पहले वो फैसिलिटीज डाली जो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल को पूरा दिखाना है जो हमारा वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी है। ऐसा नहीं कि हम लोग ये कहेंगे हम 50% वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी यूज करेंगे, लेंगे 80 लाख, यूज करेंगे 40 लाख, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि बैंक आपको ये मान के चलता है कि आप लोग मैक्सिमम फैसिलिटी यूज करेंगे। अगर आप यूज ही नहीं करेंगे तो ले क्यों रहा है और बैंक दे क्यों रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो भी फैसिलिटी हम लोग ले रहे हैं वो लेनी पड़ेगी। यहाँ पर बेसिकली 80 लाख में हमने ये देखा कि अगर एप्लीकेंट बैंक के साथ कोई और फैसिलिटी है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और अगर कोई दूसरी फैसिलिटी है दूसरे बैंक के साथ है तो हम ऐड कर देंगे। जनरली मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जो फैसिलिटीज है वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी है वो बेसिकली मल्टी बैंकिंग में आप लोग लेंगे तो काफी कंप्लाइंसेस है आरबीआई के,
तो जनरली सोल बैंकिंग में ही बैंक प्रेफर करती है कि आप लोग ये फैसिलिटी ले। प्राइवेट बैंक्स तो जनरली प्रेफर करती है, गवर्नमेंट बैंक्स इतना नहीं करती, बट हाँ डेटा वेटा शेयर करना पड़ता है। ठीक है, क्रेडिटर वगैरह हमने उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। हमने कहा कि भाई हम पैसा ले रहे हैं और क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। हम लोग क्रेडिटर का साइकिल जो है वो कम कर देंगे, डेटर का साइकिल भी कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और स्टॉक जो है ऊपर से उठ के आ गया था, स्टॉक हमने बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से एडजस्ट रखा। ठीक है, बट ज्यादा चेंज नहीं होने दिया उसमें भी। क्रेडिटर हो गया, फिर जो भी बाकी लाइबिलिटीज है उसको उसी अकॉर्डिंग मैनेज करा कि भाई 5% हमारा सब कुछ बढ़ रहा है तो 5% हम लोग ये बढ़ा देंगे। बट हमने क्रेडिटर को कम क्यों करा? जस्ट बिकॉज कि हमें फंड का यूटिलाइजेशन दिखाना है। ठीक है, लाइबिलिटीज में हमने कम करा, यहाँ पे कम करा। हम ये कह रहे हैं हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटी पड़ी है, हमें वो पे करनी है बेसिकली। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में हम लोग नहीं दिखाएंगे, ये बेसिकली हमारे बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स। हम लोग जब प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल गैप से सीसी लिमिट निकालेंगे, ओडी लिमिट निकालेंगे कि कैसे सीसी या ओडी लिमिट बेसिकली बैंक हमें देगा, कितनी देगा मैक्सिमम। तो वो एक अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम परमिशेबल बैंक फाइनेंस कितना है। ठीक है, बट अभी हमने 80 लाख रुपए और 20 लाख रुपए टीएल के हिसाब से ये फैसिलिटी, ये सीएमए डेटा बनाया है। यहाँ पे हमने बेसिकली ये जो लोन है ये दो टुकड़ों में डिवाइड किया। 20 लाख का जो टीएल लिया था, ठीक है, वो हमारा 24 से शुरू हो गया। ठीक है, 23-24 से शुरू हो गया, हमने माना 1 साल पेमेंट कर दिया, तो 24 की जो बैलेंस शीट है उसके बाद 4 साल बचेंगे। ठीक है, 4 साल बचेंगे जिसमें से अगले 1 साल में जो ड्यू है वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और जो बाकी है वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 3 साल ये और 1 साल ये, 4 साल। अब ये जो बैलेंस बचा हुआ है 4.83 जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, वो इस साल में आके पे हो जाएगा। तो यहाँ पे लोन देखो आप 0-0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर लाइबिलिटीज में। अदर लाइबिलिटीज में यहाँ पे जैसे ये ड्राइंग्स है, बेसिकली मेरी ड्राइंग्स है ये। ठीक है, ये मेरी ड्राइंग्स है। ठीक है, 6 लाख रुपए हमारा कस्टमर विड्रॉ कर रहा था हर साल, तो हमने भी आगे कांस्टेंट रखा कि 6 लाख रुपए हमारा कस्टमर विड्रॉ करता रहेगा। आगे बढ़े, एसेट के अंदर कैश में आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, कैश ऐसी जगह है जहां पे आप लोग मेजर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि 27 लाख का आप लोग 50 लाख तक भी ठीक है, कोई इशू नहीं है कि भाई हमारे पास नए प्रोजेक्ट आए, बट ऐसा ना हो 50, 60, 70, 80 मतलब बहुत ज्यादा एक साथ बढ़ गया हो। एक साथ नहीं बढ़ा, आप देखेंगे हमारा कैश भी लिमिटेड बढ़ रहा है। अगर कैश बढ़ रहा है इट मीन्स आप लिमिट को यूज नहीं कर रहे, आप लिमिट को बैंक में रख रहे हैं। ठीक है, कैश बढ़ रहा है तो इसका रीजन ये होगा कहीं ना कहीं। डेटर हमने उस अकॉर्डिंगली चेंज किया, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता तो हम चेंज कर लेते, बट हमने 1.05 से किया तो हमारा कांस्टेंट सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, रिसीवेबल 2.993 मतलब 3 महीने का बेसिकली हमारा पीरियड है, तो 3 महीने का पीरियड गुड। मतलब बैंक हमें जो फाइनेंस करता है वो 90 दिन के डेटर पर करता है, तो दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अदर जो फिनिश गुड्स है ये वहां से ऊपर से उठ के आ गया था, और बाकी जो लाइबिलिटीज, बाकी जो एसेट्स वगैरह है वो 1.5 पे हमने रख लिया। थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट करना था वो हमने एडजस्टमेंट कर दिया। बट ये सब एडजस्टमेंट करते टाइम हमने क्या ध्यान रखा, सबसे पहले कि हमारा जो करंट रेशियो है वो 1.33 से ऊपर रहे हमेशा, वो 1.33 से नीचे नहीं जाना चाहिए, वो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है बेसिकली। हाँ, अगर इन केस मतलब मान लीजिए पहले या दूसरे साल में कम जा रहा है, जैसे ये मान लीजिए लास्ट ईयर जो ऑडिटेड था उसमें 1.07 है, इसमें मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज कि ये मेरा ऑलरेडी ऑडिटेड है। इसमें मान लीजिए 1.31, 1.30 जैसे कि पहले आ रहा था आता, तो मैं जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं देना पड़ता कि भाई हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो थोड़ी, सॉरी, शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो ज्यादा है, उसको हम लोग कम करेंगे आने वाले ईयर में, इसीलिए बेसिकली वर्किंग कैपिटल फंडिंग करवा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑपरेशनल। अब आता है बेसिकली सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है हमारा डीएससीआर देखना। डीएससीआर क्या होता है? डेट सर्विस कवरिंग रेशियो, कि भाई आप लोग कितने परसेंट, आपकी लाइबिलिटी के कितने परसेंट बेसिकली आप लोग डेट को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, डेट सर्विंग कवरिंग रेशियो जो है वो, इसका कोई ऐसा सच वैसे स्टैंडर्ड नहीं है, बैंक टू बैंक वेरी करता है, बट आप मान के चलिए कि 0.90 और 1 इतना होना चाहिए। अब मैं 0.90 और 1 कह रहा हूं अपने बैंकिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं, बाकी हो सकता है कोई आपको कुछ और कहे, तो ये चीज ध्यान रखिए कि बट 0.90 से नीचे ना जाए, 0.90 से नीचे ना जाए। ठीक है, हमारा 1.74, 2.01 मतलब ठीक है, इंप्रूविंग है, इंप्रूविंग होना भी चाहिए, और एवरेज निकल गया, एवरेज भी गुड है,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीबीडीआईटी डिवाइड बाय ऑब्लिगेशंस करते हैं, बेसिकली इसका फॉर्मूला ये है। बाकी फिर भी मैं नेक्स्ट जो रेशियो का वीडियो है उसके अंदर कुछ मेजर रेशियोज है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये सब चीजें ठीक है, कोई इशू नहीं है, छोड़ दीजिए इसमें। अब ये देखिए स्टॉक का बेसिकली कितना पीरियड है हमारा, 3 महीने, 3.5 महीने से 3.25 महीने, 4 महीने हो रहा है, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। बैंक जो सीसी लिमिट देता है 180 दिन के स्टॉक के अंदर अंदर हो तो दे देता है, मतलब अब्सोल्यूट स्टॉक ना हो कोई इशू नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ये कोई ज्यादा बढ़ भी नहीं रहा है। डेटर का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडवांसेस वगैरह है तो एडवांसेस वगैरह जस्टिफिकेशन है हमारे पास कि भाई हम लोग पैसा लेंगे एडवांस से, एडवांस देकर माल उठाएंगे जिसकी वजह से हमें थोड़ा माल सस्ता मिलेगा, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वर्किंग कैपिटल गैप देखिए, यहां तक कम था, यहाँ पे ज्यादा आ गया। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, बेसिकली सीए माइनस सीएल, ठीक है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी जो है हमारा वर्किंग कैपिटल गैप होता है। हम लोग ये देखेंगे कि बैंक हमें फंडिंग कितनी कर रहा है, हम लोग फंडिंग कितनी मांग रहे हैं, 80 लाख की, ठीक है। 80 लाख की हम लोग फंडिंग यहाँ पर मांग रहे हैं और हमारा गैप है 150, ठीक है। बैंक हमें फंडिंग करता है बेसिकली हमारे गैप का 75%, 25% बैंक जो है मार्जिन रखता है। तो वो कैसे निकालते हैं वो एक अलग वीडियो है, ठीक है। बट इस शीट के अकॉर्डिंग अगर आप सीएमए डेटा बनाएंगे तो आप इस चीज को सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वर्किंग कैपिटल गैप जो है वो हमेशा वर्किंग कैपिटल असेस बैंक फाइनेंस यानी कि जो आप जितना मांग रहे हैं उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये आपका परसेंटेज वाइज क्रेडिटर हो गया, टोटल सन्ड्री क्रेडिटर है डिवाइड बाय टोटल करंट एसेट, ठीक है। इन्वेंट्री के डेज हो गए जो कांस्टेंट है या लिटिल बिट फ्लक्चुएशन है जो एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर का पीरियड देखिए काफी कम हो गया, मतलब हम लोग बेसिकली 2 महीने के अंदर, यहाँ 70 दिन है लास्ट में, तो इवन मतलब 70 दिन के अंदर हम लोग बेसिकली पेमेंट कर देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग सीएमए डेटा बनाते हैं, ठीक है। जो मेजर रेशियोज थे वो यही थे। आगे एक रेशियोज की डिटेल वीडियो जिसमें मेजर और ये जो रेशियोज हमने डिस्कस किए उसका डिटेल्ड वीडियो भी मैं आगे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं जिससे आपको रेशियोज भी समझ आ जाएंगे। बेसिकली ये जो सीएमए डेटा है ये आपको ऐसे बनाना है, इस वीडियो में हमने ये समझा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोगों ने सीएमए डेटा सेट करना सीख लिया है। सीएमए डेटा में कैसे रेशियोज देखने हैं, कैसे डेटा को सेट करना है, आप सब लोगों ने सीख लिया है। ये कोर्स हम लोगों ने यूडेमी पर अपलोड किया हुआ है जो कि एक पेड कोर्स है जिसके अंदर हम लोगों ने इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कुछ सैंपल्स को डिस्कस वहां पर हमने किया हुआ है, क्या क्या कंपोनेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। उसके अलावा एमपीबीएफ नॉर्म्स क्या रहते हैं बैंक के जो आप लोगों को लोन लेते टाइम काम आएंगे। उसके अलावा स्टॉक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है, कैसे आप मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो मैं कह रहा हूं एमपीबीएफ वो सेट कर सकते हैं और कैसे आप लोग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वहां पर आप लोगों को बेसिकली कोर्स को सब्सक्राइब करना है जो आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाएगा। उसके बाद में वो वहां पर जो असाइनमेंट्स है वो आपको कंप्लीट करना है। वहां की क्लासेस जो बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पर जो क्लासेस देख ली वो आप स्किप करके दूसरी क्लासेस आप लोग जो वहां अवेलेबल है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड जो असेसमेंट्स की वो आप लोग देखेंगे। देन उसके बाद आप लोग सर्टिफिकेट के लिए वहां पर डिटेल दी हुई है, उसके थ्रू आप लोग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 72 आवर्स सर्टिफिकेट आपकी मेल पर आ जाएगा। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप you will subscribe the course on Udemy also. Thank you.